जय हिंद बच्चों, मैं राम चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल रुद्रा फिजिक्स क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम चला रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। और आज के इस वीडियो में मेनली हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। दैट मीन्स हम गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज सिस्टम। आज के जो एप्लीकेशंस हमारे रहेंगे वो रहेंगे मेनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, electric field produced by uniformly charged sheet and electric field produced by conducting shell। सेल का मतलब hollow sphere। ये तीन एप्लीकेशंस हैं जो बोर्ड एग्जाम के पर्पज से भी काफी इंपॉर्टेंट है। इन तीनों के बारे में आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड वायर। अब देखिए, चार्ज्ड वायर के इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हम बात करते हैं तो ये आपको मालूम है, वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला और है। क्या हम पहले पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, E इज इक्वल के इंटू क्यू बाई आर। बट जब हम इस फॉर्मूले की बात करते हैं तो ये आपको मालूम है कि ये फॉर्मूला केवल और केवल पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए इस फॉर्मूले को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उसको फाइंड करने के लिए हम अप्लाई करते हैं गॉस लॉ। और गॉस लॉ के लिए एक मैंडेटरी कंडीशन है क्या, कि इसके लिए हमको क्या चाहिए, एक क्लोज्ड सरफेस चाहिए। क्या चाहिए, क्लोज्ड सरफेस। क्योंकि गॉस लॉ ओपन सरफेस पे वर्क नहीं करता। क्या अप्लाई करना पड़ेगा हमको, क्लोज्ड सरफेस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले हम चार्ज सिस्टम की बात करते हैं कि चार्ज सिस्टम क्या है। सिस्टम जो हमको दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड वायर। Let us consider an infinitely long wire having plus q charge distributed on it। एक infinitely long wire है और इस वायर पे हमने क्या माना है, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। क्लियर। जब इस वायर पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, सपोज द चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस वायर इज लैम्डा। पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था और इस वायर की जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, लैम्डा। लैम्डा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लियर। सपोज वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस वायर एट ए डिस्टेंस r। हम इस वायर से r डिस्टेंस पे कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं p। सपोज इस पॉइंट p पे हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया p। इस पॉइंट p पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करना है जो इस वायर से कितनी डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे। अब देखिए, ये जो पॉइंट है हमसे ये बोल दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करना है एट r डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। अब मान लीजिए जैसे यही वायर है, अब ये r डिस्टेंस का पॉइंट इधर भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, या 360 डिग्री पे इसके सराउंडिंग में कहीं भी हो सकता है। तो अब अगर इस r को कवर करने के लिए हम एक क्लोज्ड सरफेस कंसीडर करते हैं इसके सराउंडिंग में, तो वो सरफेस कैसी होनी चाहिए, इसके सराउंडिंग में हम एक ऐसी सरफेस कंसीडर करें जिसका हर पॉइंट इस वायर से कितनी डिस्टेंस पे हो, r डिस्टेंस पे हो। तो उसके लिए हमको एक सिलिंड्रिकल सरफेस कंसीडर करनी पड़ेगी। और हमारी रिक्वायरमेंट भी है। क्या रिक्वायरमेंट है कि अगर हमको गॉस लॉ अप्लाई करना है तो हमको एक क्लोज सरफेस चाहिए। अगर क्लोज सरफेस चाहिए तो अब यहाँ पे देख लीजिए, तो हम क्या करते हैं कि जब हम पॉइंट P पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है तो इसके लिए लेट वी विल कंसीडर एन ए सिलिंड्रिकल सरफेस of radius r around this wire considering the wire at its axis। यानी कि हम पॉइंट P से पास होने वाली एक सिलिंड्रिकल सरफेस इसके सराउंडिंग में कंसीडर करते हैं और इस टाइप से कंसीडर करते हैं कि ये जो पॉइंट P है ये उस सिलिंड्रिकल सरफेस पे हो और सिलिंड्रिकल सरफेस की जो रेडियस होगी वो हम कितनी मानते हैं, r। साथ ही साथ जो हमारी सिलिंड्रिकल सरफेस है इसकी एक्सिस पे रहेगा वायर। तो हमने इस वायर के सराउंडिंग में एक सिलिंड्रिकल सरफेस कंसीडर कर ली टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो पॉइंट P है, देखिए जिस पॉइंट P पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था, ये पॉइंट P कहाँ है, इट विल लाई ऑन द कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर में आपको मालूम है कितनी सरफेस होती है, 3 सरफेस होती हैं। 2 प्लेन सरफेस होती हैं, एक ये हो गई प्लेन, ठीक है, S1, एक ये हो गई प्लेन S2 और एक ये हो गई कर्व्ड सरफेस S3। दैट मीन्स टोटल कितनी सरफेस होंगी, 3। अब इन तीनों सरफेसेस को मिलकर सिलेंडर बन रहा है।
हमको इसी वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, जिसके लिए हम अप्लाई करते हैं फ्लक्स मेथड या गॉस लॉ। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो हमको ये मालूम है, वी नो बाई गॉस लॉ, या सिंपली बात करते हैं बाई गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या है? जो आपका फ्लक्स होता है, फ्लक्स पासिंग थ्रू सिलेंडर, फ्लक्स पासिंग थ्रू सिलेंडर, हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, फ्लक्स पासिंग थ्रू सिलेंडर। कितना होगा सिलेंडर से पास होने वाला फ्लक्स? ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? इट इज द q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए सिलेंडर है, ये जो हमारा सिलेंडर है, इसी सिलेंडर को हमने क्या माना है? इस सिलेंडर को हमने माना है गॉसियन सरफेस। ये सिलेंडर हमारी क्या है? इट इज गॉसियन सरफेस, क्लोज सरफेस है। अब देखिए सिलेंडर में हमने बोला कि 3 सरफेसेस होती हैं, तो अगर हम 3 सरफेसेस के बेस पे इसको क्लासिफाई कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? फ्लक्स जो है ये हो जाएगा फ्लक्स पासिंग थ्रू कर्व सरफेस ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस 2 इंटू फ्लक्स पासिंग थ्रू प्लेन सरफेस ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, दैट इज इक्वल q बाई एप्सिलॉन नॉट। हमने जो सिलेंडर था, सिलेंडर की सरफेस के लिए हम एक बार में जो कर रहे थे, हमने इसको स्प्लिट कर लिया, एक कर्व सरफेस और 2 प्लेन सरफेसेस में। अब देखिए कर्व और प्लेन सरफेसेस के लिए ई डॉट ds के बीच का अगर हम एंगल फाइंड करें तो देखो यहाँ पे हम एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं कर्व सरफेस पे। अब इस कर्व सरफेस पे जरा देखना, वायर कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है, यानी कि वायर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस सरफेस पे कैसा होगा? रेडियली आउटवर्ड हो जाएगा। और ये सरफेस है तो इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा, यहाँ पे जो इसका एरिया वेक्टर होगा वो भी नॉर्मल एंड आउटवर्ड होगा। यानी कि अगर हम कर्व सरफेस पे बात करते हैं तो कर्व सरफेस पे यहाँ पे थीटा हमको कितना मिलने वाला है? 0 डिग्री। अब हम बात करते हैं प्लेन सरफेस की। तो देखो प्लेन सरफेस पे जब आप कोई एलिमेंट लेते हो, यहाँ पे हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया इस सरफेस का, तो इस एलिमेंट पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा? आउटवर्ड होगा। और इसका एरिया वेक्टर ये हो गया, यानी कि एंगल यहाँ पे कितना आया? 90 डिग्री। सेम अगर हम यहाँ पे एलिमेंट ले लेते हैं इस प्लेन सरफेस पे, तो इस प्लेन सरफेस पे क्या होगा? इस प्लेन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में आउटवर्ड, एरिया वेक्टर नॉर्मल इसके हो जाएगा, तो यहाँ पर भी थीटा कितना? 90 डिग्री। यानी कि कुल मिला के बात करी जाए तो इस सिलेंडर में 3 सरफेस हैं, 3 सरफेस में 2 प्लेन है और एक कर्व्ड है। जब हमने प्लेन सरफेस की बात की तो प्लेन सरफेस पे ई डॉट ds के बीच जो एंगल है, ई वेक्टर और ds वेक्टर, यानी कि जिसको हम बोलते हैं एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, दोनों के बीच एंगल कितना आ रहा है? 90 डिग्री। और कर्व्ड सरफेस पे दोनों के बीच एंगल आ रहा है 0 डिग्री। तो अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करने पे क्या आएगा? इंटीग्रेशन फॉर कर्व सरफेस, ये हो जाएगा e इंटू ds कॉस 0 प्लस 2 इंटीग्रेशन, ये किसके लिए है? प्लेन सरफेस के लिए है, e इंटू ds कॉस 90, दैट इज इक्वल q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए cos 90 की वैल्यू होती है 0। cos 90 जो होता है कितना होता है? 0 होता है, यानी कि ये वाला जो आपका टर्म होगा ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा? 0। अब ये वाला टर्म कंप्लीटली 0 हो गया तो आपके पास बचा क्या? ये, इसमें e इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। कौन सी सरफेस है? कर्व सरफेस है। e इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, बचा क्या? कर्व सरफेस के लिए आपका बच रहा है ds, दैट इज इक्वल q बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि cos 0 की वैल्यू होती है 1। क्लियर? अब यहां पे देखो, ये हो गया आपका। अब अगर हम यहां से कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो जैसे हमने ये सिलेंडर लिया था, हमने ये माना था कि सिलेंडर का जो रेडियस है r है और इस सिलेंडर की लेंथ हम कंसीडर कर लेते हैं l।
What is the length of cylinder? L and the charge enclosed by the cylinder is Q. तो अगर हम E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ds की बात करते हैं तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ ds का मतलब है टोटल एरिया ऑफ सरफेस। कौन सी सरफेस का एरिया है? कर्व का। और सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई आर एल, किसके इक्वल हो गया? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। E फाइंड करना है, सारे चीजें हम ट्रांसफर कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? E इज इक्वल Q बाई 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट। हम इसको थोड़ा सा सेपरेटली कर नोट करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई एल इंटू आर। अब देखिए Q बाई एल यहाँ पे जो है इट इज नॉन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नॉन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो हम इसको क्या लिखते हैं? E इज इक्वल 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाई आर, लैम्डा बाई आर। तो फाइनली जो हमारा आया इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर डिस्टेंस ये हो गया। अब इसी को जरा देखो, इसमें अगर हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड कर लें तो 2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो क्या जाएगा? E इज इक्वल 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बाई आर। क्लियर? हम ये भी लिख सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड अगर हम कर लें तो ये हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बाई आर। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप इजीली 9 इंटू 10 टू द पावर 9 प्लेस कर सकते हो। कैलकुलेशन में आपके लिए इजी रहेगा। क्लियर? अब यहां से देखो ये सॉल्यूशन जो हमको मिला, इस सॉल्यूशन से हमको दो कंक्लूजन मिल रहे हैं। क्या कंक्लूजन दो मिल रहे हैं? जब हमने बात की फॉर चार्ज्ड वायर, चार्ज्ड वायर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिला है? E इज इक्वल 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बाई आर। ठीक, 2 लैम्डा बाई आर, या फिर हम इसी को क्या लिख रहे हैं? इट मे बी रिटन एज E इज इक्वल K इंटू 2 लैम्डा बाई आर। क्या क्या कंक्लूजन हमसे मिले को यहां से मिले हैं? दो कंक्लूजन मिलेंगे यहां से। क्या मिलेगा? एक, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज डेंसिटी ऑफ वायर। क्योंकि अगर हम यहां से ये कांस्टेंट को हटा लेंगे 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी ऑफ वायर। दूसरा क्या है? अगर हम आर के साथ इसका रिलेशन देखते हैं तो यहां से हमको मिलेगा E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। अब देखो, अगर E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर या E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है तो यहां से हम ग्राफ अगर ड्रॉ करना चाहें तो हमको दो ग्राफ भी मिल सकते हैं। क्या ग्राफ मिल सकते हैं? पहला ग्राफ आपसे बोला जा सकता है E वर्सेस आर। तो E वर्सेस आर का ग्राफ कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा, आप नोट कर सकते हो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। क्लियर? यानी कि डिस्टेंस जितना दूर जाएंगे वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम होता जाएगा। बहुत कॉमन सा एग्जांपल है। ठीक, अब देखिए ये जो हमने फाइंड किया वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ का एप्लीकेशन है और बहुत सिंपल है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन थी ही नहीं। हमने क्या पढ़ा था? अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज Q बाई एप्सिलॉन नॉट। हमने यही सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए क्लोज्ड सरफेस स्प्लिट कर लिया पार्ट्स में। कैसे पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया? जैसे सिलेंडर था तो सिलेंडर में 3 सरफेसेस होती हैं, एक कर्व्ड होती है और 2 प्लेन होती हैं। तो हमने कर्व और 2 प्लेन सरफेस के साथ इसको स्प्लिट करके सॉल्व कर लिया। बाकी के जो आपके कॉन्सेप्ट है बहुत कॉमन है। E डॉट ds इज इक्वल क्या होगा? E इंटू ds कॉस थीटा। E ds कॉस थीटा, थीटा हमने प्लेन सरफेस का भी निकाल लिया, 90 डिग्री आया, और कर्व्ड का कितना आया? 0 डिग्री। और फाइनली हमको फॉर्मूला क्या मिला? E इज इक्वल 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाई आर। अब ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा कि अगर कभी कोई न्यूमेरिकल वायर का आता है तो हम फिर वो यूज नहीं करेंगे कि K Q बाई आर। अब की बार हम क्या यूज करेंगे?
हम यूज करेंगे E इज इक्वल के इंटू 2 लैम्डा बाई आर। क्या यूज करेंगे? E is equal k into 2 lambda by r, where lambda is the charge density and r is the distance of point from the given wire. Clear? अब देखिए आसान है, नोट कर सकते हैं। ठीक, मूव करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस में, क्योंकि डेरिवेशन है तो क्वेश्चन भी होंगे। फॉर्मूले किस किस टाइप के क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम्स में इससे पूछे गए हैं? जैसे ये दिया है आपका, an infinite line charge produces a field of 9 into 10 to the power 4 Newton per coulomb at a distance of 4 centimeter. Calculate the linear charge density. अब देखिए जो गिवन है हम उसको अंडरलाइन करते हैं। क्या क्या गिवन है? फील्ड और डिस्टेंस। फाइंड क्या करनी है? कैलकुलेट लीनियर चार्ज डेंसिटी। यानी कि इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो गिवन क्या क्या है? गिवन है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मींस 9 इंटू 10 टू द पावर 4। डिस्टेंस गिवन है r इज इक्वल 4 सेंटीमीटर, ये था न्यूटन इंटू कूलम इनवर्स। 4 सेंटीमीटर का मतलब है 4 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। लैम्डा कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए लैम्डा जब कैलकुलेट आपको करना होगा तो इसके सॉल्यूशन में आप क्या करिएगा? फॉर्मूला हमने पढ़ा है किसके लिए? वायर के लिए। फॉर वायर, वायर के लिए हमने क्या पढ़ा है? E इज इक्वल के इंटू 2 लैम्डा बाई आर। तो अगर हम यहां से लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल क्या हो जाएगा? E इंटू आर अपॉन 2 के। यह वैल्यू रख लेते हैं, रख के सॉल्व करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। E की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 5। क्लियर? दैट इज इक्वल के हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 टू द पावर -2। करते हैं जरा सॉल्व। तो देखो 2 2 जा 4, अगर हम इससे कैंसिल करें तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा हमारे पास? ये 10 टू दी पावर 5 इज इक्वल कितना रह जाएगा? ये 10 टू दी पावर -2 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 10 टू दी पावर 11 इंटू लैम्डा बाई 2। ये 2 रह गया था। यानी कि लैम्डा इज इक्वल क्या होगा? लैम्डा इज इक्वल 2 इंटू 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 10 टू दी पावर 11 इधर आएगा अपॉन में, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाई 10 टू दी पावर 11। यानी कि लैम्डा इज इक्वल 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम पर मीटर। आ गया आंसर। तो फाइनली जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में गिवन कंटेंट को हम क्या करेंगे? अंडरलाइन कर लेंगे, और जो फॉर्मूला उसमें फिट हो सकता है अकॉर्डिंग टू द वैल्यूएशन हम उसमें फिट करेंगे और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? कर लीजिए नोट या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस विद लीनियर चार्ज डेंसिटीज लैम्डा एंड माइनस लैम्डा। क्लियर? ध्यान दीजिए, लैम्डा एंड माइनस लैम्डा दो दिए हैं, प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर एंड माइनस लैम्डा। इसका मतलब दो वायर हैं, आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2r इन फ्री स्पेस, और कैसे रखे हैं? पैरेलल। तो हम इसी की बात करते हैं। एक वायर ये, ठीक, ये है एक वायर, और दूसरा वायर इसी के पैरेलल ये रखा है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है कितना है? दैट इज एट डिस्टेंस ऑफ 2r। क्लियर? एक पे प्लस लैम्डा और एक माइनस लैम्डा। चलिए, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन द टू लाइन चार्जेस? और ये नीट 2019 का क्वेश्चन है। मिडवे का मतलब है कि बीच में, इनके बीच में हमने एक कोई पॉइंट ले रखा है। यहां पे बीच में पॉइंट लेने का मतलब क्या है? यहां से भी r और इधर से भी r।
इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब देखिए इस पॉइंट पे जहां पे हमने जो पॉइंट इंडिकेट कर रखा है, बेसिकली इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे कितने, दो। एक होगा इस वायर का, इसको वायर 1 मान लीजिए, इसको वायर 2। अगर इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो दो होंगे, एक पॉजिटिव वायर चार्ज वाले वायर का होगा, एक निगेटिव चार्ज वाले वायर का। अगर हम दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस को यहाँ पे देखें तो देखो ये पॉजिटिव वायर है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड धक्का देगा, किधर, आगे की तरफ, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इधर की तरफ, ये हो गया आपका E1 वेक्टर। ठीक, दूसरा वाला वायर निगेटिव है, वो पॉइंट के इधर है। निगेटिव वायर का फील्ड कैसा होता है, अट्रैक्टिव, यानी कि इधर की तरफ खींचेगा, अट्रैक्टिव होता है, किधर खींचेगा, इधर अपनी तरफ, यानी कि इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा, इस तरफ। तो देखिए दोनों वायर्स के इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ गए, सेम डायरेक्शन में। और जब दोनों वायर्स के इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगे तो हम कैसे फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या होगा, E इज इक्वल 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाई आर। दूसरे का भी वही, यानी कि सिंपली अगर हम बात करें तो E इज इक्वल क्या होगा, E1 प्लस E2, और E कितना होता है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाई आर प्लस 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो गए, ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाई आर हो गया। अब इसमें देख लीजिए, इसमें अगर हम बात करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बच रहा है हमारे पास, लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी। तो इसके लिए हमको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, और किस टाइप से सॉल्यूशन करना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिए हैं उनकी डायरेक्शंस के बेस पे हम उनका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। दोनों सेम में है तो हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों को ऐड कर दिया। अगर यही दोनों अपोजिट में होते तो हम इनको सबट्रैक्ट कर देते, बहुत कॉमन सी बात थी। क्लियर, सेम थे, ऐड हो गए, आ गया लैम्डा इज इक्वल सॉरी लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। क्लियर, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। An infinitely long positively charged straight wire has a linear charge density lambda. An electron is revolving in a circle with a constant speed v such that the wire passes through the center and is perpendicular to the plane of circle. यानी कि एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है। इस टाइप से यहां पे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किस पे, सर्कुलर पाथ पे। ये सर्कुलर पाथ है और एक वायर है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज वायर है, और पॉजिटिवली चार्ज वायर इस जो हमको दिया है इसके सेंटर से और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर पास हो रहा है, सेंटर पे और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, ये सर्कुलर पाथ है। जो वायर होगा हम ये मान के चलते हैं कि वायर इसके सेंटर से और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर पास हो रहा है, और इस वायर की चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। ये चार्ज दिया नहीं है, मतलब साइन नहीं दिया, दैट मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज होगा, तो चार्ज डेंसिटी इसकी हो गई लैम्डा। इलेक्ट्रॉन इस पे रिवॉल्व कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे मान लिया, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये रिवॉल्व कर रहा है कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, और रेडियस हमने इसकी मान ली पाथ की r। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इस सर्किल में, ठीक है, एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्किल। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। ओहो, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने को बोला है क्वेश्चन में। अब देखो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने को बोला है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, आपको मालूम है, k इज इक्वल हाफ mv²। अब ये काइनेटिक एनर्जी आप हाफ mv² निकालोगे, इसके लिए आपको मास चाहिए, v चाहिए, स्पीड कांस्टेंट दी गई है विद ए कांस्टेंट स्पीड। अब देखिए यहां से हाफ mv² हम कैसे निकालेंगे,
तो इसके लिए देखो मोशन कौन सी है इलेक्ट्रॉन की, सर्कुलर। सेंटर पे क्या है, वायर। कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज वायर। इलेक्ट्रॉन और वायर के बीच में क्या कर रहा होगा, एक अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा होगा। क्योंकि जब हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो यहां पे हम कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करेंगे, सर्कुलर मोशन का। फॉर सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन के लिए हमको कौन सा फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा कहां से, ये यहां पे ध्यान से देखिए, सिस्टम में एक फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन और वायर के बीच। इलेक्ट्रॉन और वायर के बीच जो फोर्स है वही फोर्स आपका सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड वायर। ठीक, अब देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर बाई आर, यही होता है एम वी स्क्वायर बाई आर। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, E इंटू क्यू, E इंटू क्यू। अब देखिए E इंटू क्यू, अगर हम बात कर रहे हैं फोर्स का फॉर्मूला होता है E इंटू क्यू, तो E इंटू क्यू के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल, वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा आर डिस्टेंस पे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के इंटू टू लैम्डा बाई आर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और चार्ज कितना हो गया, ई, आर से आर कैंसिल, क्लियर। हमको फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी, तो जब आर से आर कैंसिल हो गया तो बचा क्या हमारे पास, एम वी स्क्वायर, किसके इक्वल आ रहा है, यहां पे हम नोट कर लेते हैं, ये हमारे पास बचा एम वी स्क्वायर दैट इज इक्वल के इंटू टू लैम्डा इंटू ई, के इंटू टू लैम्डा इंटू ई। के क्या है यहाँ पे, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। अब अगर हम यहीं पे बात करें काइनेटिक एनर्जी की, नाउ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, इज इक्वल होता है हाफ एम वी स्क्वायर। देख लो जरा, एम वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, के इंटू टू लैम्डा इंटू ई, रखेंगे हम वैल्यू, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल हाफ इंटू के इंटू टू लैम्डा इंटू ई, टू से टू कैंसिल और काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, के इंटू लैम्डा इंटू ई, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द वायर। अब जरा क्वेश्चन में देखो, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी थी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी आ गया। चाहो तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड यानी कि 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 आप प्लेस कर सकते हो और उसे प्लेस करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरा देखिए, दूसरा इसमें क्या बोला है, ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। काइनेटिक एनर्जी और लीनियर चार्ज डेंसिटी के बीच ग्राफ ड्रॉ करना है। और क्वेश्चन ये ऑलरेडी सीबीएसई एग्जाम 2023 दैट मींस लेटेस्ट है, लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर की सीबीएसई एग्जाम में आया हुआ है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ग्राफ कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो देखो ग्राफ की भी बात करते हैं, फॉर ग्राफ, ठीक, क्या रिलेशन हमको मिला है यहाँ पे, रिलेशन हमको मिला है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल होता है के इंटू लैम्डा इंटू ई, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। क्या ग्राफ बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, दैट मींस ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, इधर हो गया आपका लैम्डा, ग्राफ हो गया ये, सिंपल।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रेशियो है। तो ये ग्राफ आ गया, क्लियर है। तो इस टाइप से हम वायर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड प्लेन शीट। अभी हमने वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, अब हम किसका फाइंड कर रहे हैं, चार्ज्ड शीट का। अब देखिए चार्ज्ड शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड हम किस टाइप से फाइंड कर सकते हैं, सेम वही प्रोसीजर कि हम एक क्लोज्ड सरफेस मानेंगे, गॉसियन सरफेस, और हम उस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स फाइंड करेंगे बाय यूजिंग गॉस लॉ, और वहां से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। सेम थ्योरी अप्लाई करते हैं। लेट अस कंसीडर ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट। हमने एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज मानी है, हैविंग पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट, एंड वी कैन कंसीडर दैट the charge density of this plate is sigma। charge density कितनी है, सिग्मा है। सपोज अब ये चार्ज, ये प्लेट किसी मीडियम में रखी जाती है। जब ये प्लेट किसी मीडियम में रखी जाएगी, शीट किसी मीडियम में रखी जाएगी, तो ये करेगी क्या, ये अपने दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, या अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। सपोज ये शीट है, चार्ज है, और आपसे ये बोला गया कि यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस शीट एट 10 सेंटीमीटर। अब ये 10 सेंटीमीटर शीट के इधर भी हो सकता है और 10 सेंटीमीटर शीट के इधर भी हो सकता है। इसलिए हम करते क्या है कि सपोज वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P दैट इज एट R डिस्टेंस फ्रॉम द शीट। एक पॉइंट हमने लिया है P जो शीट से कितना है, R डिस्टेंस पे। इसके लिए हम करते क्या है, इसके लिए हम पॉइंट P के साइमेट्रिक एक और पॉइंट मानते हैं P डैश ऑन द अदर साइड ऑफ शीट, क्योंकि ये पॉइंट 10 सेंटीमीटर वाला या R डिस्टेंस वाला आगे भी हो सकता है और पीछे भी। क्योंकि हमको गॉस लॉ पे अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो हमको एक क्लोज्ड सरफेस चाहिए। तो हम करते क्या है, टू फाइंड द फील्ड एट पॉइंट P और P डैश, लेट वी विल कंसीडर ए सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस passing through the sheet having P and P dash। हम इस टाइप से एक सरफेस शीट मानते हैं, सिलिंड्रिकल सरफेस मानी, और जो P और P डैश है, हैविंग P एंड P डैश ऑन द प्लेन फेसेस ऑफ इट। हमने एक सिलिंड्रिकल सरफेस मानी जो इस शीट के थ्रू पास हो रही है, और किस टाइप से पास हो रही है कि वो सिलेंडर की दोनों प्लेन सरफेसेस पे, एक प्लेन सरफेस पे पॉइंट P है और एक प्लेन सरफेस पे पॉइंट P डैश है। P हमारा इधर आ गया और इधर, और P डैश आ गया इधर। क्लियर। लेट वी विल कंसीडर दैट द एरिया ऑफ दिस प्लेन सरफेस इज A। प्लेन सरफेस का एरिया कितना है, A। अब ये जो हमने सिलेंडर माना है, ये सिलेंडर क्या है, एक्चुअली एक क्लोज सरफेस है, दैट मींस गॉसियन सरफेस है। और जो पॉइंट P या P डैश थे जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था, वो भी इसी सरफेस पे आ गए। प्रॉब्लम सॉल्व, लगाएंगे गॉस लॉ, सॉल्व करेंगे। कैसे, बाई गॉस लॉ, बाई गॉस लॉ। ठीक है, क्या फाइंड हम कर रहे हैं, फ्लक्स, फ्लक्स पासिंग थ्रू सिलेंडर, पासिंग थ्रू सिलेंडर। कितना फ्लक्स पास होगा, फिर से वही बात समझ लीजिए, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए क्लोज सरफेस इज Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, ये जो क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रेशन है, हम इसको पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। कितने पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, क्योंकि सिलेंडर है तो यहाँ पे ये फिर से ब्रेक होगा कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। 3 पार्ट्स में ब्रेक होगा तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन फॉर द कर्व सरफेस E वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन फॉर द प्लेन सरफेस E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और प्लेन सरफेस है कितनी, 2, दैट इज इक्वल Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, जब हम इस सरफेस के लिए E डॉट ds निकालेंगे तो हमको चाहिए एंगल। एंगल हम देखते हैं अलग अलग सरफेसेस पे। तो जैसे हमने ये सरफेस ली, इसका हमने एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे ले लिया, ये। अब देखिए इस एलिमेंट पे हमने ये जो पॉइंट P था, हमने P यहाँ माना था,
पी को शो कर देते हैं, पी ये था। इस एलिमेंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर को देखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, आउटवर्ड होगा इस डायरेक्शन में, ठीक। और इसका एरिया वेक्टर भी कैसा होगा, नॉर्मल एंड आउटवर्ड, दोनों सेम हो गए, पैरेलल हो गए, यानी कि थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री, सेम इस पे होगा, सेम इस पे होगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, यही हम कहाँ ले लें, इस सरफेस पे, कर्व्ड सरफेस पे, कर्व्ड सरफेस पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में होगा, इधर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, ये ई वेक्टर, और एरिया वेक्टर किधर हो गया, इधर, ये डी एस वेक्टर। एंगल कितना हो गया, थीटा इज इक्वल 90 डिग्री। प्लेन सरफेस पे वो रहा, कर्व सरफेस पे ये रहा, और अगर कर्व सरफेस का बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है तो हम दूसरी जगह कर्व सरफेस को ट्रैक कर लेते हैं। कर्व सरफेस को देखते हैं, यहां ले लो, कर्व सरफेस पे हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया ये। अब इस एलिमेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर को अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा होगा रेडियली आउटवर्ड, और एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस होगा, ये कितना एंगल हो गया यहाँ पे, थीटा 90 डिग्री। तो प्लेन सरफेस का एंगल अब की बार 0 आया, कर्व का एंगल 90। तो ये जो हमने लिखा था ई डॉट डी एस, एक बार प्लेन सरफेस के लिए था और एक बार कर्व के लिए, वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। तो वैल्यू अगर हम यहाँ पे प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन और कर्व सरफेस ई इंटू डी एस कॉस 90 प्लस 2 इंटीग्रेशन फॉर प्लेन सरफेस ई इंटू डी एस कॉस 0 इज इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ये वाला पूरा पार्ट कितना हो गया, 0, क्योंकि कॉस 90 0 होता है। अब ये 0 हो गया तो बचा क्या, जो बचा है हम उसी को सॉल्व करते हैं। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ई कांस्टेंट है, बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2e इंटू इंटीग्रेशन फॉर द प्लेन सरफेस किसका, ds इज इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये इंटीग्रेशन ऑफ ds का मतलब है प्लेन सरफेस का एरिया, कितना मान रखा है हमने, a। तो अगर हम यहाँ पे a रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2e इंटू a इज इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था तो हम क्या करेंगे, 2 और a को सेकंड साइड शिफ्ट करेंगे। तो 2 और a को अगर हम सेकंड साइड शिफ्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल क्यू अपॉन 2a इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब जरा ध्यान से देखना, ये जो आपका q अपॉन a है, इस q अपॉन a को हम क्या लिख सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अगर ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी तो हम इसको क्या लिख पाएंगे, देन वी कैन राइट इट E इज इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए प्रोसीजर दोनों का सेम है, हमने वायर के लिए भी वही किया था, सिलेंडर के लिए भी वही प्रोसीजर हमने फॉलो किया, सॉरी सीट के लिए, दोनों में हमने गॉसियन सिलेंडर माने हैं और उनसे पास होने वाला फ्लक्स हमने फाइंड किया। कितना आया है, E इज इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां से एक बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है, शायद आपने ध्यान ना दिया हो बट मैं आपको बता रहा हूं, एक चीज याद रखो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बात की है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई प्लेन चार्ज्ड शीट, प्लेन चार्ज्ड शीट इज independent of distance, independent of distance। यानी कि जो आपकी प्लेन चार्ज शीट थी वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, ये चीज हमको याद रखनी पड़ेगी। दैट मीन्स
फॉर प्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स वी कैन यूज यूनिफॉर्मली चार्ज शीट्स। यूनिफॉर्मली चार्ज शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। कोई भी फॉर्मूला देख लो, ये आर हमने लिया जरूर था, फॉर्मूले में कहीं भी आर यूज नहीं हुआ। तो जैसे अगर शीट की मैं बात करूं, ये शीट है, ये अगर मैं शीट मान रहा हूं तो इससे 10 सेंटीमीटर पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही 20 पे होगा, उतना ही 40 पे होगा। दैट मीन्स डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड केवल और केवल किस पे करता है, चार्ज डेंसिटी पे करता है। क्लियर? तो ये तो हो गया डेरिवेशन। और देखिए अल्टरनेट ईयर्स में या तो वायर का या शीट का डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अल्टरनेट ईयर्स में हर बार आता है, कभी वायर का आता है, कभी शीट का आता है, और कभी कभी अलग अलग सेट में दोनों आ जाते हैं। ठीक, आगे बात करें तो आगे कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे इस पे बेस्ड, जिन पे हम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या है? टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर on their inner faces. The plates have surface charge densities of opposite sign and of magnitude 17.0 into 10 to the power minus 22 coulomb per meter square. What is E in the outer region of the first plate? JEE Mains 2016 का क्वेश्चन है। ठीक, दो प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स हमने इस टाइप से मानी हुई हैं। एक प्लेट ये है, ठीक, एक प्लेट हमने मानी है ये है, पैरेलल रखी हुई है। ठीक, एक की चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, एक की चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है, और सिग्मा की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है यहाँ पे, तो सिग्मा है वो यहाँ पे आपको दे रखा है, ये रहा आपका सिग्मा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कहाँ करना है, इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट। ये फर्स्ट प्लेट हो गई, ये सेकंड। आउटर रीजन का मतलब है ये पॉइंट हो गया, पॉइंट पी, बाहर की तरफ। अच्छा, इस पॉइंट पी को अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, दो। क्यों होंगे? क्योंकि सिस्टम में चार्जेस दो हैं। अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, एक चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, तो देखो पॉजिटिव वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इस तरफ होगा, आउटवर्ड E1 वेक्टर। दूसरे वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, निगेटिव है, इनवर्ड होगा, इस तरफ E2 वेक्टर। क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान दो, वैल्यू अगर हम रखते हैं तो अगर हम बात करें नाउ, जो E होगा, E वेक्टर इज इक्वल क्या होता है, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। दैट मींस E इज इक्वल E1 माइनस E2। E क्या हो गया, E1 माइनस E2। E1 क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 भी कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कितना आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड करते ही नहीं है, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव प्लेट का होगा उस पॉइंट पे, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव प्लेट का भी होगा। और हमने देखा कि दोनों प्लेट्स अपोजिट चार्ज डेंसिटी की हैं, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस भी अपोजिट होंगी। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे बात करें कितना आएगा, 0। देख लीजिए, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होंगे इस पॉइंट पे, बट अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे, तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, 0। अभी हम इसको नोट कर सकते हैं। क्लियर? आसान है, ज्यादा टफ नहीं आते शीट से रिलेटेड, बहुत आसान आते हैं शीट या वायर से रिलेटेड। डेरिवेशंस भी इनके आसान है, और वैसे बात करिए तो फिजिक्स है ही आसान सब्जेक्ट, कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। लास्ट डे भी हमने कहा था कि बस कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखिए, ये सारी चीजें आपकी उंगलियों पे नाचेंगी। फिजिक्स उंगलियों पे चलती है, कॉन्सेप्ट पकड़िए, आसान सब्जेक्ट है, फालतू में वो बना रखा है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू लार्ज थिन मेटेलिक प्लेट्स पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर, the plates have surface charge densities of opposite sign of magnitude, ये दे रखी है charge density sigma। what is the intensity of electric field between the plates, प्लेट्स के बीच में। तो अब देखो बार बार का झंझट खत्म करते हैं, एक ही बार में सब निपटा देते हैं। ध्यान से समझना, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, दो प्लेट्स हैं सेम चार्ज डेंसिटी की, इसकी भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा और इसकी माइनस सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू आपको दे रखी है। तीन रीजन बनते हैं, एक रीजन बनता है ये, एक रीजन बनता है ये बिटवीन वाला, और एक रीजन बन सकता है ये थर्ड। ठीक, इस पॉइंट पे तो हमने देख ही लिया, क्योंकि एक प्लेट पॉजिटिव है,
और एक प्लेट कैसी है, निगेटिव है। तो इस प्लेट पे ये प्लेट 1, ये प्लेट 2, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, पॉजिटिव का आउटवर्ड, तो E1 वेक्टर, और इधर क्या होगा, निगेटिव का इनवर्ड हो जाएगा इधर की तरफ, E2 वेक्टर। तो यहाँ पे अगर हम रिजल्टेंट फाइंड करें तो यहाँ पे E इज इक्वल क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। बात करते हैं बीच वाले की, क्योंकि इस क्वेश्चन में बिटवीन द प्लेट्स बोला है। बिटवीन द प्लेट्स देखो, ये पॉइंट है, इस पे पॉजिटिव का तो होगा आउटवर्ड इधर, निगेटिव का होगा किधर, इनवर्ड इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे। यानी कि यहां पे जब आप बात करोगे तो इस रीजन में E इज इक्वल क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। थर्ड रीजन हमारा वो दे रखा है उस प्लेट के उस तरफ। इस प्लेट के इस तरफ अगर हम बात करें तो देखो ये पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर E1, निगेटिव का उधर E2, निगेटिव का अट्रैक्शन में हो जाएगा तो उधर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे E इज इक्वल क्या होगा, E1 माइनस E2 फिर से हो जाएगा, या E2 माइनस E1 जो भी लिखना चाहो। बट इस क्वेश्चन में हमको ये करना है, इसका करना है, तो बिटवीन द प्लेट्स क्या हो जाएगा, E इज इक्वल, इसी को सॉल्व कर लेते हैं, पूरा जो दे रखा है हमको इसी को सॉल्व करेंगे। तो E इज इक्वल सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो E इज इक्वल 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, इसको लौटा के हम इधर लेके आते हैं, इधर सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा, इधर कर लेते हैं थोड़ा सा, इधर E इज इक्वल सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बचा, सिग्मा कितना है, E इज इक्वल 1.770 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11, और ये है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12। अब देखिए 1.770, इसमें हम जब 8.85 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 0.2, कितना आएगा, 0.2, और 10 टू दी पावर माइनस 12 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 10 टू दी पावर 1, 0.2 इंटू 10 टू दी पावर 1, क्लियर। 0.2 इंटू 10 टू दी पावर 1 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो E कितना आएगा, 2 न्यूटन पर कूलम। लेकिन फिलहाल में एक चीज समझ लीजिए कि अगर तीसरा रीजन भी किसी क्वेश्चन में हमसे पूछ दिया जाए तो हम इस टाइप से उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है, नोट कर लीजिएगा। तीनों रीजन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड किस टाइप से निकालते हैं। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, ओके, टू लार्ज चार्ज प्लेन शीट्स ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड -2 सिग्मा, एक का सिग्मा दे रखा है और एक का -2 सिग्मा दे रखा है, आर अरेंज्ड वर्टिकली विद ए सेपरेशन ऑफ D बिटवीन देम, डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स। फिर से वही बात आ गई, इस टाइप से वर्टिकली पैरेलल रखी हुई है, ठीक, एक की चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और एक की -2 सिग्मा है, कितना होगा, टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट सीट, टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट सीट के लेफ्ट में यानी कि 0.1 ये हो गया, टू द राइट ऑफ द सेकंड शीट के राइट में 0.2 ये हो गया, थर्ड बिटवीन द टू शीट्स, दोनों शीट्स के बीच में ये पॉइंट हो गया थर्ड। तो देखो हम ऑलरेडी पीछे बता चुके हैं कि हम किस टाइप से फाइंड करते हैं, तो ये आपके लिए हम होमवर्क में छोड़ेंगे, ये आप खुद से फाइंड करेंगे, ठीक है, इसको नहीं बताएंगे क्योंकि ऑलरेडी हम बता चुके हैं, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, और बहुत ज्यादा क्लियर करना है तो हम इसका एक्सप्लेन कर देते हैं। ये शीट 1 हो गई, ये शीट 2 हो गई, तो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ये हो जाएगा E1 वेक्टर, निगेटिव का इधर होगा, ये हो जाएगा आपका E2 वेक्टर, पॉजिटिव का आउटवर्ड निगेटिव का इनवर्ड। इस पॉइंट पे पॉजिटिव का आउटवर्ड मतलब इस डायरेक्शन में E1 वेक्टर, निगेटिव इधर है तो इसके हिसाब से इनवर्ड मतलब इसी डायरेक्शन में E2 वेक्टर। ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे देखो तो पॉजिटिव का आउटवर्ड
इवन वेक्टर और नेगेटिव का इनवर्ट मतलब अंदर की तरफ, ये हो गया। अब आप इवन पॉइंट 1, 2 और 3 तीनों पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टिंग शेल। हमने वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया, हमने शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया, अब हम फाइंड करने वाले हैं चार्ज कंडक्टिंग शेल। सेल का मतलब क्या होता है वो भी समझ लो। सेल का मतलब है हॉलो, हॉलो स्फीयर। ठीक, हम यहां पे एक हॉलो स्फीयर मान लेते हैं। लेट अस कंसीडर ए कंडक्टिंग शेल दैट इज ऑफ रेडियस r। कंडक्टिंग सेल मानी है रेडियस r एंड प्लस q चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट। कहां है? इसके ऊपर है। और चार्ज डेंसिटी हमने कितनी मानी है? सिग्मा। क्योंकि सेल है, सेल का मतलब कंडक्टर, और कंडक्टर को जब आप दोगे कोई भी चार्ज, देन वी नो ऑल द चार्ज गिवन टू एनी कंडक्टर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस। जितना भी चार्ज हम देते हैं कंडक्टर को वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है? उसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, हमने डेंसिटी मान ली सिग्मा। अब देखिए ये जो आपका स्फीयर है, या हम इसको कह रहे हैं सेल, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के हमारे पास 3 रीजन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? 3 रीजन हो सकते हैं। कौन कौन से रीजन हो सकते हैं? पहले तो अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट रीजन जो हमारा रहेगा, फर्स्ट क्या होगा? आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल, यानी कि हम जो डिस्टेंस मानेंगे x दैट इज ग्रेटर देन r रहेगा। रेडियस से ज्यादा डिस्टेंस पे हम फाइंड करेंगे। अच्छा, ये सब करने के लिए हमको हो सकता है चार्ज डेंसिटी की रिक्वायरमेंट हो, यूज करना पड़े। तो यहाँ पे हम यूज फाइंड पहले कर लेते हैं कि चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल क्या होता है? Q अपॉन A, या इसको हम लिख सकते हैं Q अपॉन एरिया कितना है? 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। अब देखिए जरा, आउटसाइड द सेल वाली कंडीशन आती है। तो आउटसाइड द सेल के लिए हम क्या करते हैं? लेट वी विल टेक एक गॉसियन सरफेस, या हम इसी की बात करते हैं। हमने ये एक स्फीयर लिया था, ये स्फीयर था, ठीक है, इस टाइप से। कितनी रेडियस थी इसकी? r रेडियस थी, प्लस q चार्ज हमने इस पे माना हुआ था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था, ठीक, प्लस q चार्ज। चलो हम डायग्राम क्यों दोबारा बना रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है, डायग्राम ऑलरेडी हमारा बना हुआ है। हम इसी डायग्राम में देखते हैं। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एक पॉइंट पे, और उस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? x है। कितनी डिस्टेंस है? x डिस्टेंस में। और ये पॉइंट x डिस्टेंस पे आपने माना है, तो इसके लिए आप करोगे क्या? लेट वी विल कंसीडर ए गॉसियन स्फीयर पासिंग थ्रू द पॉइंट P। ये जो पॉइंट P आपने माना है, इस पॉइंट P से पास होने वाला गॉसियन स्फीयर हम कंसीडर करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए हमको गॉस लॉ लगाना है, और गॉस लॉ के लिए हमको क्लोज सरफेस चाहिए। तो किसी भी स्फीयर के सराउंडिंग में अगर हम सरफेस मानेंगे तो वो दूसरी स्फेरिकल सरफेस ही हो सकती है, जिसका हर पॉइंट सेम डिस्टेंस पे हो। तो इसके सराउंडिंग में हम एक स्फेरिकल सरफेस मानते हैं, या एक गॉसियन स्फीयर मानते हैं। गॉसियन स्फीयर मान लीजिए, हमने ये मान लिया, जो इसी स्फीयर के कोसेंट्रिक होगा। कैसा होगा? कोसेंट्रिक। ठीक, अब देखिए ये हो गया, ये हमारा गॉसियन स्फीयर है। अब अगर हम यहां से बात करते हैं तो हमने ये पढ़ा है बाई गॉस लॉ, बाई गॉस लॉ, गॉस लॉ। अब देखो भाई, गॉस लॉ की हम बात करते हैं कि गॉस लॉ में अप्लाई करेंगे, तो गॉस लॉ से हम कैसे फाइंड करेंगे? बाई गॉस लॉ क्या हम फाइंड करते हैं? फ्लक्स पासिंग थ्रू स्फीयर, पासिंग थ्रू स्फीयर। देखिए पॉइंट P है ये, इस पॉइंट P पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था, और ये पॉइंट P था कहां? आउटसाइड द सेल था। हमने इसके लिए इस पॉइंट P से पास होने वाली एक गॉसियन सरफेस मान ली, कितनी रेडियस की?
x रेडियस की, जो हमने माना है। ठीक, अब इसी स्फीयर से पास होने वाला हम फ्लक्स निकालते हैं। तो अगर हम इस स्फीयर से पास होने वाले फ्लक्स की कैलकुलेशन करेंगे तो आपने क्या पढ़ा है, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल क्या होगा, q बाई एप्सिलॉन नॉट। ई डॉट ds, इस पे जरा देख लो, छोटा सा हमने एक एलिमेंट ले लिया इसका, गॉसियन स्फीयर का। इस एलिमेंट पे ई डॉट ds देखते हैं तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आउटवर्ड है ही, इसका एरिया वेक्टर भी नॉर्मल एंड आउटवर्ड हो जाएगा। दोनों कैसे हो गए, पैरेलल, यानी कि थीटा कितना हो गया यहाँ पे 0, और थीटा जब यहाँ पे 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस कॉस 0 इज इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब यहीं से अगर हम बात करते हैं तो ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, स्फीयर का एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये कितना हो गया ई इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब ये e इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर, यानी कि अगर हम यहां से e की बात करते हैं तो e इज इक्वल क्या हो जाएगा, क्यू वाई 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ले आए हम इधर ट्रांसफर करके, थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं अगर हम इसको सही से, तो ये आएगा e इज इक्वल 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर। यानी कि ये जो फॉर्मूला आया है किसकी तरह आया है, पॉइंट चार्ज की तरह। तो यहां से एक कंक्लूजन हमको और मिल गया। क्या कंक्लूजन मिला, फॉर ए पॉइंट आउटसाइड द सेल इट बिहेव लाइक पॉइंट चार्ज। किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। यानी कि अगर आउटसाइड द सेल आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा तो फॉर्मूला वो लगा सकते हैं जो हमने पॉइंट चार्ज का यूज किया है। हो गया फॉर्मूला। अब अगर इसी को हम चार्ज डेंसिटी के टर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो हम इसको ये भी कन्वर्ट लिख सकते हैं, E इज इक्वल 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अच्छा यहां से अगर हम Q की वैल्यू निकालें तो यहां से Q की वैल्यू क्या आएगी, Q इज इक्वल आएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू हम यहां पे रख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर, अपॉन में क्या था एक्स स्क्वायर, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्या बचा हमारे पास E इज इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। आ गया, ये आ गया फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। अदरवाइज तो वो हमारा पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर ही रहा था, लेकिन अगर चार्ज डेंसिटी के टर्म में हमको चाहिए तो हम चार्ज डेंसिटी के टर्म में भी इसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो थी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने की, उसकी भी बात करते हैं। सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है, एट सरफेस ऑफ सेल, एट सरफेस ऑफ सेल। अच्छा, सेल के सरफेस पे अगर बात करते हो तो सेल के सरफेस पे जो आपका x होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, रेडियस के, यानी कि जो आपका x होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, r के। ठीक, सरफेस पे बात कर रहे हैं देन, यानी कि अगर ये पॉइंट कहां होता, सरफेस पे यहां होता तो r और x दोनों सेम हो जाते हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम r या x, r की जगह x या x की जगह r रख सकते हैं इन दोनों फॉर्मूलों में। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, तो फॉर्मूला हमारे पास आएगा E इज इक्वल क्या था 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर था। x की जगह हम क्या लिख सकते हैं r, तो हम इसको क्या लिखेंगे q बाई आर स्क्वायर, ये हो गया। या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको, या फिर हमको मालूम था E इज इक्वल क्या होगा
सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। आर स्क्वायर और एक्स सेम है, आर इज इक्वल एक्स। अगर आर इज इक्वल एक्स है देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस कितना होगा, सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये कंडक्टर की सरफेस पे आ गया, कितना आ गया, सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आर और एक्स कैसे हो गए, इक्वल। एक कंडीशन और बन सकती है, कौन सी बन सकती है, थर्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमको फाइंड करना है वो कहां हो जाए, इनसाइड द सेल। इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल का मतलब है x इज लेस देन r। अच्छा, x इज लेस देन r का मतलब क्या है, यहां पे एक चीज याद रखो, वी नो द चार्ज इनसाइड कंडक्टिंग सेल। कंडक्टिंग सेल के अंदर चार्ज कितना होता है, चार्ज इनसाइड द कंडक्टिंग सेल इज 0। ये आपने कंडक्टर की प्रॉपर्टी पढ़ी है, चार्ज हमेशा उसकी सरफेस पे होगा, अंदर कितना कंसीडर किया जाएगा, 0 कंसीडर किया जाएगा। देन बाई गॉस लॉ, बाई गॉस लॉ हम क्या बात करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी कि ये इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस इज इक्वल क्या हो गया, 0। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल 0। तो जब भी हम कंडक्टिंग सेल के अंदर बात करेंगे तो अंदर के लिए चार्ज कितना कंसीडर किया जाएगा, 0। और अंदर के लिए जब चार्ज 0 होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। स्फेरिकल सेल का हम 3 पॉइंट पे फाइंड करते हैं, एट द सरफेस, आउटसाइड और इनसाइड। आउटसाइड मेन है, एट द सरफेस हम उसी से कंक्लूड कर लेते हैं, और इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आता है। तो ये 3 सिचुएशंस हो सकती हैं ड्राइव करने के लिए। मूव करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, देखिए एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी है जो नीट एग्जाम 2019 में आया हुआ है। क्या है, ए हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस r is uniformly charged, the electric field due to the sphere at a distance r from the center, अब यहां पे देखो, पीछे जो हमने बात करी, ये स्फीयर है, मान लीजिए ये स्फीयर है। अगर हम स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफिकली समझें तो ध्यान से समझना, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये इसका सेंटर हो गया। अगर हम बात करें तो अंदर 0 रहता है, सेंटर पे कितना होता है, और सरफेस पे कितना होता है, सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट। और इसके बाद बाहर की तरफ चलते हैं तो अपॉन में एक्स स्क्वायर चलता जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर रहता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। सरफेस तक यानी कि रेडियस तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा, यहां तक तो आप कह ही नहीं सकते। ये हो गया आपका r, ठीक है, ये हो गया x, क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो गई आपकी x, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब आप इसके ग्राफ की बात करोगे तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक। इसके बाद जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका मैक्सिमम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक, अंदर होता है 0। तो अब इस चीज को देखो, न्यूमेरिकल में अप्लाई किया है, 0 एज r इंक्रीजेस फॉर r इज, अब देखो 3 रीजन थे, स्मॉल r, रेडियस कितनी है, कैपिटल R है, डिस्टेंस r है, स्मॉल r इज ग्रेटर देन r, यानी कि ये कंडीशन है आउटसाइड, ठीक। r इज इक्वल r, ये है इनसाइड, सॉरी सरफेस, एट सरफेस। और r इज ग्रेटर देन r तो था, r इज लेस देन r है इनसाइड। इनसाइड के लिए तो होता है 0, ठीक।
अब बात करते हैं बाकी के 2 रीजन्स में। रिचार्ड hollow metallic sphere uniformly charged, ठीक है। 0 as r increases for r is greater than less than r, हाँ ये वाला तो ठीक है 0 रहेगा। decreases as r increases for r is greater than r, ये वाली बात भी, ये तो सही है, ये वाली बात भी सही है कि जब r greater than r होने लगेगा वो बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, ये भी सही है, ठीक। क्योंकि इस रीजन में 1/x² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होता है। 0 एज इंक्रीजेज आर इज ग्रेटर देन आर, स्टेटमेंट इसका भी सही है। इंक्रीजेज, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि बाहर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है, बाहर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है, ठीक। थर्ड, डिक्रीजेज एज आर इंक्रीज फॉर आर इज ग्रेटर देन आर, आर इज, हाँ स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है एंड फॉर आर इज ग्रेटर, दोनों के लिए, ये भी गलत है। दोनों के लिए तो सेम कंडीशन हो ही नहीं सकती, एक में 0, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये वाला सही होगा। क्लियर? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, हमने इसमें बेसिकली प्रॉपर्टी यूज की है कंडक्टिंग सेल। क्लियर? आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। साथ ही साथ हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। वैसे तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी हम कल थोड़ा सा ओवरव्यू उसका लेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चंस उससे भी पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।